इजाजत रहेगी, क्या बचपन में क्या बदलेगा सपना देख सकते हैं? बचपन में आप क्या बदलना चाहते थे? बचपन में कुछ भी बनने की ऐसी खास तमन्ना नहीं थी, कोई विशेष इच्छा नहीं थी। बस माँ बाप के साथ घूमते फिरते रहते थे, क्योंकि पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे उस समय। ये मध्य प्रदेश हुआ करता था और मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। तो कुल मिला के खुश रहना और जिंदगी को पूरी तरह जीना उस उम्र के हिसाब से, यही तमन्ना थी। कोई खास आकांक्षा ऐसी नहीं थी। ये जाने का ख्याल सबसे पहली बार आपको कब और कैसे आया? जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था उस समय तो कोई ऐसी खास बात नहीं थी कि भारतीय वायुसेना में जाना है। लेकिन हाँ, जब मैं कॉलेज में आया और पढ़ाई शुरू की, मेरे सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उस समय मुझे कुछ ऐसा लगा कि हमारी जो ये शिक्षण पद्धति है उसमें कोई गंतव्य नजर नहीं आया। कि जैसे ग्रेजुएट हो जाएंगे, स्नातक हो जाएंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। उसी समय 1962 का जो संग्राम हुआ, उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि सेनाओं ने यह तय किया कि जो युवा पीढ़ी है उनको सेनाओं में बुलाया जाए। और उस समय एयरफोर्स की ऑफर मेरे सामने आई और मैंने ये सोचा कि एयरफोर्स में जाके कम से कम मैं वहाँ 2-3 साल जो पढ़ाई करूँगा या प्रशिक्षण लूँगा, उसके वजह से मेरा गंतव्य और मुझे बड़ा साफ नजर आया कि इस पढ़ाई के बाद, इस प्रशिक्षण के बाद मैं निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना में वैमानिक बन जाऊँगा। जो हमारे यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के प्रशिक्षण है उसमें आपको कोई गंतव्य नजर नहीं आता और आपको पता नहीं होता कि आखिर ये सब प्रशिक्षण पूरा करके आप बनने क्या वाले हैं, और उसकी कोई निश्चिति भी नहीं होती। इसलिए भारतीय वायुसेना को मैंने चुना और भारतीय वायुसेना में मैं गया। इसमें प्रवेश के दौरान आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी हाँ, पहली बात ये होती है कि हमारे घर से सेना में कोई था नहीं, इसलिए ये नहीं मालूम था कि जो हमें चुना जाएगा उसकी पद्धति क्या होगी और किस तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा, किस तरह से टेस्ट लिए जाएंगे और किस वजह से हमें सिलेक्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसकी वजह से वो पूरा एक नया अनुभव था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल तो बहुत संस्थाएं हो गई हैं जो सेना में जाने के लिए प्रशिक्षण देती हैं, उस समय नहीं थी। लेकिन सेनाओं में जो देखते हैं वो लोग जो सिलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, वो सिर्फ एक देखते हैं कि आप एक आम युवा हैं या आजकल युवतियां भी आ रही हैं सेना में, और आपका जो आईक्यू है वो आम आईक्यू है, यानी आपका व्यक्तिमत्व और आपका आईक्यू और आपका प्रशिक्षण एवरेज या एवरेज प्लस अगर हो, और सेनाओं में जाने के लिए जो विशिष्ट एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है उसका आप में अभाव ना हो, तो आप निश्चित रूप से सेना के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। फोटोग्राफी का शौक आपको कब और कैसे? बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे कोडैक ब्राउनी रिफ्लेक्स कैमरा ला दिया था और मैंने फोटोग्राफी शुरू कर दी थी। जब मैं भारतीय वायुसेना में गया तो पहली मेरी पोस्टिंग हुई अरुणाचल प्रदेश के पास, यानी आसाम एरिया में, और आसाम से हम विमान लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाया करते थे। वहाँ का जो जनजीवन है उसे देखा करते थे और वहाँ पहाड़ों में बनी हुई छोटी छोटी हवाई पट्टियों पर जहाज उतारा करते थे। ये एक बड़ा विलक्षण अनुभव था, बहुत ही अनोखा अनुभव था। और मैंने सोचा कि ये अनुभव जो मैं ले रहा हूँ, किसी न किसी तरीके से मैं इन्हें अपने माताजी पिताजी के पास, अपने भाई बहनों के पास, अपने दोस्तों के पास तक पहुँचाऊँ। और उसका एक तरीका मुझे यही नज़र आया कि मैं उनके छायाचित्र निकालूँ, लोगों के, वहाँ के वातावरण के, वहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं उनके, और वो छायाचित्र मैं वापस उनके पास भेजूँ और उन्हें दिखाऊँ। ये मेरा पहला उद्देश्य था फोटोग्राफी का। उसके बाद एक और
अच्छा रहा कि जब मैं किसी आज जो जनजातीय लोग हैं उनके लड़की के या किसी युवा के या युवती के लड़के के फोटोग्राफ लेता था, तो 8-10 दिन बाद मैं उनको वो फोटोग्राफ की एक कॉपी देता था और उससे वो बड़े प्रसन्न होते थे। पहले उनमें ये भावना थी कि जब कोई हमारा छायाचित्र उतारता है तो अपने कैमरे में हमारी आत्मा कैद कर लेता है, तो वो बहुत हिचकते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये छायाचित्र निकाल के हमें वापस कर रहा है, तो शायद उन्हें लगा कि जो आत्मा कैद की थी मैंने, वो आत्मा उन्हें मैं लौटा रहा हूँ। और इसकी वजह से सभी लोग आने लगे और छायाचित्र निकालने में बड़े खुश होने लगे और मुझे बहुत अच्छे छायाचित्र मिले। तो ये सब लोगों को दिखाने के लिए मैंने छायाचित्र निकालने शुरू किए और छायाचित्रों के साथ थोड़ा थोड़ा वर्णन पर कुछ लिखता रहता था मैं, 200, 400 या 500 शब्द, और उससे अच्छे लेख तैयार होने लगे और वो अखबारों में छपने लगे। और उस वक्त तक इस विभाग पर और कुछ लिखा नहीं गया था। ये 25, 30, 40 साल पुरानी बात है। तो ये जब छायाचित्र छपे और लेख छपे तो लोगों को पसंद आए और फिर ये शौक बढ़ता गया। आपको पहली बार कब पता चला कि आपके लेखन की भी प्रतिभा मौजूद है? मैं जब स्कूल में ही था, शायद 5वीं 6वीं कक्षा में, तो दोस्ती पर मैंने एक 3 अंकी पूरा नाटक लिखा था। जैसी बचपन की दोस्ती होती है वो बड़ी गहरी दोस्ती होती है और वो दोस्ती टूटने से या टूटने के डर से करीब करीब वैसा ही गहन अनुभव आता है या गहरी अनुभूति आती है जैसे युवा अवस्था में किसी लड़के या लड़की की दोस्ती टूट के या बनने से आती है। तो वो उस दोस्ती पर मैंने एक नाटक लिखा था। वो शायद उस समय मैं 12-13 साल का रहा हूँ। और उसके बाद नागपुर आकाशवाणी के लिए मैंने कुछ कविताएं और कुछ रचनाएं भेजी। वो पहला लेखन का अनुभव था। उसके बाद फिर मैंने अखबारों में वही रचनाएं भेजनी शुरू कर दी, वो छपनी शुरू हुई। फिर मराठी मासिकों में रचनाएं भेजी, वो कहानियां छप गई और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। एयरफोर्स के दौरान की कोई अच्छी घटना बताइए जो आपको लगता है कि दर्शकों के साथ शेयर करनी चाहिए? एयरफोर्स के दौरान सबसे बड़ा जो अनुभव होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो अनुभव होता है, वो सोलो फ्लाइट का होता है। यानी आपको 10 या 12 घंटे वैमानिकी प्रशिक्षण के बाद में आपको अकेले विमान उड़ाना होता है और जब तक आप वो अकेले विमान नहीं उड़ा लेते तब तक आप वैमानिक नहीं बन सकते, क्योंकि अंततः वैमानिक होकर आपको चाहे युद्धजन्य परिस्थिति हो या कोई नैसर्गिक आपदा आई हुई हो, आपको स्वयं विमान उड़ाकर वहां ले जाना पड़ता है और जो भी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये सोलो का अनुभव जो था वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और दिल्ली फ्लाइंग क्लब में मैं उस समय था, तो दिल्ली में जब उड़ान भरी, टाइगर मॉथ नाम का एक विमान था और उस विमान में जब अकेले उड़ान भरी तो उड़ान भरते ही सफदरजंग हवाई अड्डे में उस समय प्रशिक्षण था। तो सफदरजंग से विमान उड़ते ही सारा कुछ नजर आया, जैसे राष्ट्रपति भवन नजर आया, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक नजर आया, राजपथ नजर आया, इंडिया गेट नजर आया, दूर लाल किला नजर आया और कुतुब मीनार नजर आया। तो जैसे भारत का संपूर्ण इतिहास मेरे नजरों के सामने था और वो एक विहंगम दृश्य था। मैं उसे आकाश से निहार रहा था तो कुछ देर के लिए शायद मैं भूल गया कि मैं अकेला विमान उड़ा रहा हूँ। शायद उससे मेरा कुछ डर भी कम हो गया और वो सब करके पूरा एक सर्किट बनाकर जब लैंड कर गया तो मैं वैमानिक बन चुका था। तो वैमानिक बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम था मेरे जीवन में। और आगे उसके बाद कई युद्धों में मैंने भाग लिया। उसके बाद कई ऐसी कार्रवाइयाँ थी जिसमें मैंने वैमानिक के तौर पर भाग लिया। उसके अलग अलग अनुभव हैं। आप समझ लीजिए कि 65 के हिंद पाक युद्ध से लेकर 99 में जो कारगिल की लड़ाई हुई, वहाँ तक के मैंने विविध काम वैमानिक के रूप में किए हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि ये सब करके मैं सुरक्षित रूप से सही सलामत अब तक, ये ईश्वर का और मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है,
उसके सिवा आप कितने ही चाहे कुशल हो, ये नहीं हो सकता। तो अनुभवों से ही शुरू करते हैं। जी। युद्ध के अनुभवों के बारे में अगर आपको बताना हो तो मैं 71 से शुरुआत करूंगा। 71 के युद्ध में उस समय का जो पूर्व पाकिस्तान था, उसके मुक्ति संग्राम में भारत ने जब सहायता देने की सोची, और उसकी वजह यह थी कि बड़े ही नृशंस अत्याचार पूर्व पाकिस्तान के बंगालियों पर किए गए थे पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा, और इसलिए ये युद्ध हमने किया। उस समय मैं कैरिबू नाम का एक विमान उड़ा रहा था। हम लोग गुवाहाटी में थे और हम लोगों ने यह तय किया कि सबसे पहले पूर्व पाकिस्तान की जो दो मुख्य जगह हैं जहां उनके अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं, उनको नष्ट किया जाए। तो इसके लिए हमने अपने विमानों में 500-500 पाउंड के 10 बम रखकर, जैसे सप्लाई ड्रॉप किया जाता है उसी तरह से इन बमों को उन हवाई अड्डों पे डालने की सोची। अब बताने में कोई हर्ज नहीं है कि उस समय गुवाहाटी हमारा अड्डा था, और चाहे आप कुछ भी कहें, कितना ही आप गुप्त रखना चाहें किसी बात को, दुश्मन को भी हमारी जगहों के बारे में, हमारे हवाई अड्डों के बारे में, हमारे हवाई जहाज़ों के बारे में पता होता है। तो हमें जो युद्ध के समय कार्रवाई करनी होती है वो ऐसे ढंग से करनी होती है कि दुश्मन को पता न चले कि हम कब, किस वक्त और कहां से कार्रवाई करने वाले हैं और किस तरह की कार्रवाई करने वाले हैं। तो हम अपने विमान गुवाहाटी से पूर्व की ओर जोरहाट ले गए और वहां से हमने कार्रवाई शुरू की। दिन में कार्रवाई करने के बजाय रात में कार्रवाई करने की सोची। सीधे ढाका न जाते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हाशिमारा बागडोगरा के पास से अंदर बांग्लादेश में मुड़ती है, उस नदी के ऊपर से सिर्फ 500 फीट पे उड़ान भरते हुए 6 विमान एक के पीछे एक हम ले गए। और 500 फीट पे उड़ान इसलिए थी कि दुश्मन के रडार पे हमारे विमान नजर ना आए, क्योंकि अगर आप ऊंची उड़ान भरते हैं तो उनके रडार आपको देख लेते हैं। दूसरे, रात को उड़ान इसलिए कि विमान सहजता से किसी को भी नजर ना आए। तीसरे बात ये होती है कि विमान में बोर्ड और स्टारबोर्ड लाइट लगे होते हैं। बाईं ओर लाल बत्ती होती है, दाईं ओर हरी बत्ती होती है, और एक एंटी कॉलिजन लाइट होता है, वो हमेशा घूमता रहता है। तो ये सब लाइट हम बंद कर देते हैं, सिर्फ एक सफेद लाइट रखते हैं जिसके वजह से आपको सामने का विमान नजर आए, कि उस विमान की बत्ती आपको नजर आए। इसे हम फॉर्मेशन फ्लाइंग कहते हैं, और ये करने में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है क्योंकि दोनों विमानों में अंतर बहुत कम होता है। दूसरे, वो सफेद जो लाइट होता है जो हमारे सामने चल रहा होता है वो किसी सितारे की तरह लगता है। आसमान में भी सितारे होते हैं, उसमें वो सहज घुल मिल जाता है, और आप अगर दिशा भूल गए तो दो जहाज आपके ही आपस में टकराकर वहां अपघात हो सकता है। लेकिन उसका एक प्रशिक्षण हम लोगों को पहले से दिया जाता है। तो इस तरह हम गए। फिर हम उत्तर की तरफ से जा रहे थे, तो उत्तर की तरफ से ढाका पर न जाते हुए हम उस नदी के ऊपर से पहुंचे ढाका के दक्षिण की ओर, और वहां से फिर 500 फीट से एकदम ऊंची उड़ान भरी 7000 फीट पे। 7000 फीट इसलिए कि ढाका में उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो होती हैं, विमान वेदी तोपें, उनके शेल अगर आपके जहाज में लग गए तो आपका जहाज कहीं विस्फोट होकर चकनाचूर हो सकता है आसमान में। तो उनकी जो क्षमता थी वो 5000 फीट तक थी, और उससे करीब 1000 फीट ऊपर तक शेल आ सकते थे और विमान को लग के विमान क्षतिग्रस्त हो सकता था। इसलिए हमने 7000 फीट की ऊंचाई चुनी। 7000 फीट पर पहुंचने के बाद 3 विमान ढाका के तेजगांव नाम के हवाई अड्डे पर गए, जो कि नागरी हवाई अड्डा है, और 3 विमान कुर्मीतोला हवाई अड्डे पर गए, जो कि सैनिक हवाई अड्डा है। और वहां जाकर हमने ये बम डालने की सोची, लेकिन उन्होंने भी ब्लैकआउट कर रखा था। तो अब सवाल यह था कि हमें हवाई पट्टियां, उनके हवाई अड्डे नजर कैसे हैं।
तो हमने एक बात सोची कि अगर हम थोड़ा नीचे जाएं, तो नीचे जाते ही वो अपने विमान वेदी तोहफे जो है, मतलब एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, वो फायर करेंगे। और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स फायर करते ही वो जो फायर है उसकी जो आभा होती है, उसमें हमें ये हवाई अड्डे नजर आ जाएंगे। और हुआ वैसे ही, हम थोड़े नीचे गए और नीचे जाते ही उनको लगा कि अब ये अपने बस में आ रहे हैं। उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चलानी शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चलानी शुरू कर दी, तो चूंकि वो गन्स हवाई अड्डे के चारों ओर रखी हुई थी, तो हमें पता चल गया कि हवाई अड्डा निश्चित रूप से कहाँ है, और जो हवाई पट्टी है, मतलब जिस पे चलकर विमान उड़ता है, वो भी नजर आ गई। और फिर वो हमने पक्का याद रख लिया। और अब हमें अगर सक्षम बम वर्षाव करना था, तो हमें 3000 फीट तक नीचे जाना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5000 फीट से नीचे अगर आप जाएं, तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के शेल्स आपको लग सकते हैं। लेकिन इसमें कोई चॉइस होता नहीं है, युद्ध तो युद्ध होता है। और अगर आपको सक्षम बम वर्षाव करना है जिससे कि उनके हवाई अड्डे तहस नहस हो जाए, तो आपको नीचे जाना जरूरी है। तो हमने वैसे ही किया। लेकिन इसमें एक काम किया जाता है कि 7000 फीट से एकदम नीचे आप छलांग लगाते हैं, वहां छलांग लगाकर आप बम वर्षाव करते हैं और उतनी ही तेजी से ऊपर उठ जाते हैं, ताकि आपको जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के लिए एक्सपोजर होता है वो कम से कम हो। तो हमने ऐसे ही किया और बम वहां डाले। और हमारे बाद भी हमारे कई साथी वैमानिकों ने ऐसे बम डाले और हमने वो हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए। अब उन हवाई अड्डों पर गड्ढे हो गए थे और हमें अब वहां अपनी सेनाएं उतारनी थी। तो गड्ढे पूरे ठीक करने के लिए तो टाइम नहीं था। एक हमारा ही विमान था कैरिबू, जो कि 200-300 फीट की लंबाई में उतर सकता था और वहां से उड़ान भी भर सकता था। तो हमें फिर से उन्हीं क्षतिग्रस्त हवाई अड्डों पर अपने विमान उतारने पड़े, जितनी जगह उपलब्ध थी उसमें, और वहीं से उड़ान भरनी पड़ी। दूसरे, जब हमारे सेना के जवान थे, उन्होंने कई चौकियां घेर रखी थी और हमें अब काम था कि उनके लिए असला, बारूद और राशन पहुंचाना था। उसके लिए जब मैं विमान लेकर गया, ये सिलहट के पास था, तो वो चौकी जो थी वो घिरी हुई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं और मेनली स्मॉल आर्म्स फायर, मतलब छोटी बंदूकों से वो आकाश में आपकी तरफ गोलियां मारते थे। इसमें तकलीफ ये थी कि अगर वो गोली पेट्रोल टैंक पर लग जाए तो विस्फोट हो सकता था। तो वहां हमने ये तय किया कि फिर से 7000 फीट की ऊंचाई तक जाएंगे। अब यहाँ हमें करीब करीब 500 फीट नीचे तक उतरना था, क्योंकि अगर उनके लिए हमने बारूद, असला और राशन डालना था, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई से डालने पर वो सही जगह नहीं गिरेगा। तो 500 फीट नीचे तक हमें जाना था। और इस समय हमने क्या किया कि विमान को स्पाइरल डाइव में डाला। आपने मेलों में मौत का कुआं देखा होगा, जहां वो मोटरसाइकिल सवार जो होता है वो एक कुएं में गोल गोल घूमता रहता है, उसी तरह एक स्पाइरल में हम नीचे उतरे। उसमें फायदा एक होता है कि दुश्मन को आप पर ठीक से निशाना साधने के लिए वक्त नहीं मिलता और आप गोल गोल घूमते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। और नीचे पहुंचते हैं तो अपना जो सप्लाई ड्रॉपिंग का काम है वो करके फौरन आप ऊपर उठ जाइए। लेकिन इस समय मेरे विमान को कुछ गोलियां जरूर लगी और क्षतिग्रस्त भी हुआ विमान के उड़ाने में तकलीफ भी महसूस होने लगी। और मुझे पता चला कि रडर जो होता है, जो विमान को ऊपर नीचे ले जाता है, वहाँ गोलियां लग के वो फट चुका है। लेकिन अब ये था कि वापस तो जाना था, तो मैंने विमान की गति कम की। विमान की गति कम होने की वजह से जो विरुद्ध दिशा से आता हुआ वायु प्रवाह होता है वो कुछ कम हुआ और वो जो रडर फटने जा रहा था गोली की वजह से, उसका उधेड़ना या फटना कुछ कम हुआ और मैं किसी तरह विमान को संभाल कर गुवाहाटी तक, जो हमारा बेस था, वहां तक ले गया। बीच में मेघालय के पहाड़ थे, तो एकदम मैं नीचे उतर नहीं सकता था। लेकिन ये ईश्वर की कृपा ही कहिए कि मैं वहां पहुंच गया सही सलामत। बाद में जब मैंने देखा तो विमान पे हमारे एक तिरंगा रंगा हुआ होता है, उस पर भी कुछ गोलियां लगी थी। और मैंने फिर सोचा कि शायद पार्षद जी की जो कविता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये इसका साक्षात्कार मुझे हुआ है कि तिरंगे को गोलियां लगी फिर भी विमान उड़ता रहा।
और जो हमारा तिरंगा है वो ऐसे ही उड़ता रहता है, और हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में अगर तिरंगा आसमान में उड़ता रहे और भारतीय वायुसेना तिरंगे को उड़ाती रहे तो हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। इसका साक्षात्कार मुझे हुआ। श्रीलंका में जब हम लोग वैमानिक का काम कर रहे थे, वहाँ राजकीय बातों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारा काम बस इतना था कि जो वहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी और जो वहाँ के मिलिटेंट्स हैं वो जो आक्रमण कर रहे थे उनको ठोकना। अब वहाँ हमने ये देखा कि अगर हम बहुत ऊंची उड़ान करते हैं तो वो नीचे से हमारे विमान पे निशाना साध सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऊंचा उड़ता हुआ कोई विमान देखें तो आपको लगता है कि बहुत धीरे धीरे जा रहा है, और अगर वही विमान ट्री टॉप लेवल पे यानी करीब 50 या 100 फीट की ऊंचाई पर जाए तो आपको लगता है कि बहुत तेजी से जा रहा है, गति वही होती है। लेकिन जो आर्क होती है, मतलब जो कोण होता है जिसमें से आप निशाना साध सकते हैं, वो ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान पे आप आसानी से साध सकते हैं, और जो विमान बिल्कुल नीचे से जा सकता है उस पर नहीं साध सकते हैं, क्योंकि जब तक आप निशाना साधने की सोचे विमान आगे निकल चुका होता है। तो श्रीलंका में हमने यही किया कि ट्री टॉप लेवल पे हमारी सारी उड़ानें होती थी, और वहाँ जो फायरिंग होती थी उससे भी हम बचते रहे। वहाँ भी उनके जो हवाई अड्डे थे वो बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, और वहाँ हमने विमान उतारे और बहुत सारा काम किया। और श्रीलंका में तो ये हालत रही कि कभी कभी 2-2, 3-3 दिन यानी 36 घंटे या 48 घंटों तक हम उड़ान भरते रहे, और युद्ध की उत्तेजना होने की वजह से न नींद आई न कोई काम में खलल आया। आप अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानते हैं पूरे कैरियर की? सबसे बड़ी अचीवमेंट, कैरियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि 36 साल भारतीय वायुसेना में रहने के बाद, 12,000 घंटे उड़ान भरने के बाद और विविध युद्धों में और कार्रवाइयों में भाग लेने के बाद मैं अब तक सही सलामत हूँ। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कारगिल युद्ध के बारे में मैं आपको बताऊँ कि मुझे वायुसेना अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया था कि मैं फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर जो विमान होते हैं उनके साथ जाऊँ। उसमें फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर के नाते हमारा काम होता है कि हम जो लक्ष्य है, टारगेट है, जो एनिमी पोजीशन है, उसके जितना करीब हो सके उतना करीब जाएं, और हमारे जो हवाई जहाज वहाँ आघात कर रहे हैं उनका आघात सही है या नहीं है, अगर गलत है तो दाएं बाएं ऊंचे नीचे कितना गलत है और उनको कितना करेक्शन करना पड़ेगा ये उन्हें बताएं। ये हमारा काम होता है। उस समय जो पाकिस्तानी घुसाए थे अंदर, उनके पास सिंगल मिसाइलें थी। ये मिसाइलें 7 किलोमीटर तक लंबी मार कर सकती हैं, 20,000 फीट ऊंची मार कर सकती हैं। तो हमें 7 किलोमीटर दूर रहना था लक्ष्य से, और 20,000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचे उड़ान भरनी थी। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए हम काफ़ी करीब चले जाते थे और काफ़ी नीचे भी आ जाते थे। तो इसमें मैंने देखा कि कई मेरे जो साथी थे वो इसके पूर्व युद्धों में भी वो शायद उतने नसीब वाले नहीं थे कि वे सही सलामत आ सके। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो हमारे स्वर्ण आहूजा थे, नचिकेत जो POW रह चुके हैं, उनका विमान जब क्षतिग्रस्त नहीं हुआ बल्कि उनका इंजन फेलियर हुआ था, और वो एक खाई में जाने लगा विमान, और वे पैराशूट के सहारे कूद पड़े विमान थे। उनका पैराशूट तैरता हुआ अंदर तक चला गया और वो POW बन गया। उन पर नजर रखने के लिए स्वर्ण आहूजा जो थे वो अपनी जगह पे उड़ान भरते रहे, एक गोल चक्कर लगा के, ताकि वो नजर रख सके कि इसका पैराशूट कहाँ जा रहा है। वो जो उनकी जगह थी वो एक एनिमी पोजीशन के ऊपर थी, और उन्होंने 10-12 सिंगल मिसाइल फायर किए, और एक मिसाइल उसमें से आहूजा के विमान को लग गई, और आहूजा ने भी पैराशूट के सहारे विमान से छलांग मारी,
लेकिन वे ऐसे दुश्मनों के हाथ आ गए कि उन्होंने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा। दूसरी बार ऐसा हुआ कि हमारे 4 हेलीकॉप्टर जो रॉकेट की फायरिंग कर रहे थे, उन्हें हम फॉरवर्ड एयर कंट्रोल के द्वारा उन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे, उन्हें बता रहे थे। उन पर जो मिसाइलें दागी गई, उसमें से 3 हेलीकॉप्टर तो बच गए, लेकिन ये हीट सीकिंग मिसाइल होती है। एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल लगी और वो हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें से 4 हेलीकॉप्टर में वैमानिक थे, एक अहूजा था। ये 5 लोग भारतीय वायुसेना के मारे गए। हम लोग फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर के जहाज में वही काम कर रहे थे। साथ में मुझे काम दिया गया था कि आप कुछ छायाचित्र भी लें, और मैंने कारगिल युद्ध के छायाचित्र निकाले। उसका एक पूरा कैलेंडर बनाया हमने, और ये छायाचित्र समझ लीजिए कि जितने दुनिया के अखबार हैं, टाइम न्यूज़वीक से लेके, इंडिया टुडे, आउटलुक से लेके, तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, लंदन टाइम्स से लेके, हमारे अखबारों तक और जापान के अखबारों तक, हर जगह ये छायाचित्र छपे। मैंने भारतीय वायुसेना को कहा था कि इन छायाचित्रों के साथ मेरा नाम न छापें, सिर्फ गर्सी एयरफोर्स लिखें, इसलिए कि युद्ध में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम होना चाहिए जो देश के लिए जान देते हैं। वैसे तो बाकी हम सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं, और हर आदमी अपना काम बिल्कुल जितना उसका बस में होता है उतना काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि 65 से लेके कारगिल तक के युद्ध देखना, उनमें वैमानिकी तौर पर प्रत्यक्ष भाग लेना, कई साथियों को, जिसे हम सर्वोच्च बलिदान कहते हैं देश के लिए, वो करते देखना, और अपनी तरफ से जितना हो सके करके भी उसमें से सही सलामत आप अगर निकल के आते हैं तो उसमें से कई चीजें सिद्ध हो जाती हैं अपने आप में। एक तो आप पर ईश्वर की कृपा है, आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद हैं, आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में वैमानिक के तौर पर सफल रहे हैं। और शायद ये भी मैं कह सकता हूँ कि अगर इतने सारी उड़ाने करने के बाद ना मेरा विमान इस हद तक क्षतिग्रस्त हुआ कि वो टूट जाए, या फिर मुझे कुछ हुआ, तो कुछ हद तक मैं कहूँगा कि मुझे जो प्रशिक्षण मिला और जिन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया, उनकी ये सफलता है, इस प्रशिक्षण की सफलता है। और वैमानिक की जीवन में इससे ज्यादा और कुछ आप पा नहीं सकते। तो अंततः कहीं भी आप जाएं, कुछ भी आप करें, चाहे दुनिया जीत के आ जाएं, ये सब करके सही सलामत घर लौटना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या मैसेज है? युवा पीढ़ी के लिए मैं कहूँगा कि सेक्युलरिज्म का हम लोगों ने बड़ा गलत मतलब दिया है। हमारी संकल्पना जो है भारतीय संस्कृति में, वो सर्वधर्म समभाव की है, और सर्वधर्म समभाव जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में निहित है। युवा पीढ़ी से मैं यही कहूँगा कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए, जितनी भी पढ़ाई आपसे हो सकती है करिए, जो भी कौशल्य या कुशलता आप जिस क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं वो कीजिए। और हर एक आदमी अगर ये सोचे कि मैंने राष्ट्रपति या पंतप्रधान ही बनना है, हर एक आदमी अगर ये सोचे कि मैंने जनरल या एडमिरल या एयर चीफ मार्शल बनना है, तो ऐसा तो दुनिया में कभी होता नहीं है। हर एक को अपनी अपनी जगह मिलती है। जिस जगह आप हैं, जैसे हैं, अपना काम करते रहिए, उस काम का फल आपको जरूर मिलता है। दूसरा, आज हमारे देश में सबसे बड़ी कमी जो महसूस हो रही है वो अच्छे नेतृत्व की हो रही है। और जाहिर है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हीं में से कल के नेता होंगे। तो संत ज्ञानेश्वर का पसायदान जो है ज्ञानेश्वरी में दिया हुआ है, उसकी कुछ लाइनें मैं उद्धृत करना चाहूँगा, और युवा पीढ़ी वैसे ही होने की कोशिश करे, ये मेरी उनसे प्रार्थना भी रहेगी और यही मेरा सुझाव भी है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं,
चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। आप ऐसे कल्पतरु बने, ऐसे कल्पतरुओं का एक वन बने जो चल है, अचल नहीं है। और कल्पतरु जो होता है वो हमारी सारी जो प्रार्थनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने वाला होता है। चेतना चिंतामणि के गाँव का मतलब है ऐसी युवा पीढ़ी जिसकी चेतना जागरूक हुई है। और ये चेतना निसंशय राष्ट्रभक्ति की चेतना होती है, राष्ट्र के प्रति एक जागरूकता की चेतना होती है। तो ऐसे चेतना जागरूक जो हो चुकी है उनके जो चिंतामणि है, ऐसे चिंतामणियों का एक पूरा गांव, बोलते जे अर्णव पीयूषाचे, ऐसे समुंदर जो अमृत के समुंदर हों और जो बोलते समुंदर, मतलब जागृत समुंदर। चंद्र में जे अलांछन, मार्कंड जे तापहीन, ते सदा ही सर्वा ही सदा सज्जन सोए रहे थे। ऐसे चंद्रमा हो जिन पे कोई लांछन ना, जिन पे कोई दाग ना, और ऐसे मार्कंड हो, ऐसे सूर्य हो जो प्रखर हो, तेजस्वी हो, लेकिन जो समाज को ताप ना दे। तो ये जो संत ज्ञानेश्वर जी का उनकी एक कल्पना है, ये कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो आज की युवा पीढ़ी है, जिसमें हमारे युवक और युवतियां आते हैं। और मैं समझता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में अगर वो काम करें तो जरूर उन्हें मिलेगा। उड़ान से मैंने अपनी एक फिलॉसफी बनाई है, उसे मैं उड़ान फिलॉसफी कहता हूँ, या उड़ान फलसफा कह लीजिए, कि हवाई जहाज जो उड़ता है वो एक संतुलन पे उड़ता है और 4 शक्तियां विमान पे काम कर रही होती हैं। पहली शक्ति है थ्रस्ट, जो इंजन की वजह से हमें मिलता है। आप इंजन की पावर जितना बढ़ाएं उतना विमान आगे बढ़ेगा, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं, यानी थ्रस्ट यानी आगे ले जाने वाली शक्ति। ड्रैग यानी विमान का जो आकार होता है, विमान जब वातावरण में से गुजरता है उसके वजह से जो अवरोध निर्माण होता है, उसके वजह से विमान को पीछे की ओर खींचने वाली जो शक्ति होती है उसे ड्रैग कहते हैं। समाज में अगर आप आगे जाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो आपको एक विरोध होता है, वही अवरोध होता है। वैसे ही अगर आप आगे बढ़ते रहें तो विमान का जो आकार होता है पंखों का, उसके वजह से आपको एक लिफ्ट मिलती रहती है, मतलब विमान ऊपर की ओर होता है। और विमान का जो वजन होता है उसकी वजह से विमान गुरुत्वाकर्षण की ओर से नीचे की ओर खींचा जाता है। अब आप देखिए कि विमान के सफल उड़ान के लिए ये चारों शक्तियां जो हैं वो जरूरी है। वैसे ही जीवन में भी जो आपकी प्राप्त परिस्थिति है, अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप किसी बहुत बड़े खानदान से नहीं है, तो जो भी प्राप्त परिस्थिति है वो हमारा वजन है जो हमें नीचे की ओर खींचता रहता है। इस वजन को संतुलित करने के लिए हमारा नसीब होता है, जिसको हम लिफ्ट कहते हैं, मतलब हमें ऊपर ऊंचा उठाने वाली शक्ति। और नसीब हमारा उसी समय साथ देगा। अगर विमान स्थिर हो तो लिफ्ट नहीं निर्माण होती, विमान जब आगे बढ़ता है तो लिफ्ट निर्माण होती है। तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, इंजन का जो जोर होता है, थ्रस्ट आप लगाते रहेंगे, तब लिफ्ट निर्माण होती है। मतलब कर्म के करने से ही आपका नसीब जो होता है आपको ऊपर ले जाता है। और समाज का जो विरोध अवरोध है वो भी आपको पीछे की ओर खींचता रहता है। तो थ्रस्ट को ड्रैग को थ्रस्ट संतुलित करता है और वेग को लिफ्ट संतुलित करती है। वैसे ही प्राप्त परिस्थिति को नसीब संतुलित करेगा और आपके जो प्रयत्न होंगे वो संतुलित करेंगे आपको पीछे खींचने वालों से, आपको विरोध करने वालों से। तो ये युवा पीढ़ी ने ध्यान में रखना चाहिए कि कठिनाइयां जो हैं या प्राप्त परिस्थिति हैं, जो अड़चने हैं, वो भी उतनी ही जरूरी है आपके संतुलित जीवन के लिए और आपको जीवन में सफल बनाने के लिए, जितना आपका अपना प्रयत्न है, जितना आपका अपना नसीब है। इसलिए कभी किसी अड़चन का या विरोध का या अवरोध का बुरा न माने, वो भी उतना ही जरूरी है। बगैर उसके जीवन संतुलित नहीं रहेगा और आप सफल नहीं हो पाएंगे। नमस्कार।
मैं डॉक्टर शिल्पा प्रशांत, नागपुर से। आज आपको गर्मियों में जो लू की बीमारी होती है वो किस कारण की वजह से होती है और उस पर हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा से किस प्रकार काबू पा सकते हैं और किस प्रकार उससे दूर रह सकते हैं, इस पर कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगी। जैसे जैसे मौसम बदलता है, ठंडी से जब गर्मी में हम लोग आते हैं, गर्मी में मौसम परिवर्तन होता है, उसके साथ ही हमारे शरीर में भी काफ़ी परिवर्तन आते हैं। बॉडी में पानी की कमी की वजह से शरीर में काफ़ी गड़बड़ियाँ पैदा होती है, जिसमें से लू है, अतिसार है, भूख न लगना है, सर दर्द है, घमौरियाँ हैं, ऐसे कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती हैं। यदि हम लोग अपने आहार विहार में थोड़ी सावधानियां रखें, खान पान में थोड़ा सा सावधानियां बरतें, तो हम लोग इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। और यदि उसकी शिकायत उत्पन्न हो भी तो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा काफ़ी इसके ऊपर राहत महसूस करते हैं। आज मैं आपको इस विषय में, लू के विषय में, लू जो एक आम बीमारी है, बच्चों से बूढ़ों तक किसी को भी ये शिकायत हो सकती है, इस पर हम लोग किस स्टेप से बच सकते हैं और इस पर अगर हम लोग काफ़ी परेशानी हो इसमें, तो अपने आप मिट्टी, पानी, धूप, हवा से कैसे राहत पा सकते हैं, इस पर हम लोग कुछ टिप्पणी बताएंगे। लू होने पर अक्सर देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा तेज धूप में काम करते हैं या फिर धूप में घूमना है, सर पे किसी तरह की कोई सर या आंखों को बिना बचाए यदि हम लोग धूप में ज़्यादा घूमते हैं, बिना पानी पिए निकलना है, या इस टाइप से कई कारण हैं कि जिसके वजह से हमें लू की शिकायत उत्पन्न होती है। लू की शिकायत उत्पन्न होने से हमको पता चल जाता है कि घर में आते बरोबर ही कि हम जी मिचलाना, सर दर्द, चक्कर आना, पाचन में गड़बड़ी और एक प्रकार की अलग से तंद्रा सी हमें इसमें महसूस होती है और ऐसे लगता है कि बस इस समय कुछ किया न जाए और इस समय पे काफ़ी ग्लानि सी महसूस होती है। तो इस समय समझ जाना चाहिए कि पानी की अपने शरीर में काफ़ी पानी की आपके तापमान में गिरावट आई है। ऐसे समय में पेशेंट को, रोगी को तुरंत लिटा देना चाहिए और उसका सर और मुंह अच्छे से ठंडे पानी से धो लें और उसे सीधा बिना तेगी के लिटा दें। उस समय पे इस समय रोगी को किसी भी समय का कोई भारी खाना पीना बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बल्कि सबसे पहले तो उसे ठंडा पानी पिला दें, हो सके तो थोड़ा सा आधा नींबू डाल के पानी पिला दें उसमें। और उसके बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ होने पे सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखें। इसके बाद ठंडे पानी की पट्टी रखने के बाद एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है प्राकृतिक चिकित्सा में, जिसे हम अक्सर, वैसे तो विभिन्न बीमारियों में प्रयोग की जाती है, पर जब जब भी लू की बीमारी होती है तब इसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसे हम लोग बेडशीट पैक, इंग्लिश में इसे बेडशीट पैक और हिंदी में हम लोग इसे गीली चादर लपेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ब्लैंकेट, इसका हम आपको अभी थोड़ा बताएंगे इसके बाद में, कि एक गीली चादर के अंदर पेशेंट को पूरी तरह निर्वस्त्र करके उसमें पूरी तरह से इसमें लपेटा जाता है और उसके माथे पे ठंडा तौलिया रखा जाता है। तो इस उपचार की अवधि आधे घंटे से 1 घंटे तक की होती है। उसमें पूरी तरह से पेशेंट पैक होता है। तो इससे क्या होता है कि पूरी जो चादर है गीली, वो शरीर की पूरी गर्मी खींच लेती है और पेशेंट को 2 या 3 घंटे में ही बहुत तेजी से राहत मिलती है। तो लू का तकलीफ होने पे तो पेशेंट को अक्सर ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके बावजूद उसके पेट पर मिट्टी की पट्टी रखें, ठंडा कपड़ा रखें, सिर बार बार पानी से धोएं, तो काफ़ी राहत महसूस होती है। और ख़ास करके ऐसे पेशेंट को आहार में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आहार में जैसे मैंने बताया कि पानी के तापमान में गिरावट आ जाती है, पानी कमी हो जाती है, तो पानी तो बार बार पिलाना है, नींबू पानी पिलाना है। और इसके बावजूद उसे कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कैरी का पना है, कच्चे कैरी का पना है या उबाले कैरी का पना है, जिसमें थोड़ा गुड़ या शक्कर मिला के, बेल का शरबत है, गन्ने का शरबत है और पतली छाछ है। ऐसी चीज़ें अगर हम लोग लू में पेशेंट को पिलाएं तो बहुत जल्दी उसे आराम महसूस होता है। 2 या 3 दिन की अवधि रहती है कि उसमें लू के अंदर
पर बहुत अच्छे से यदि हम लोग सावधानी बरते तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन में पेशेंट को रिलैक्स महसूस होता है। इस प्रकार और ख़ास करके सावधानी अगर हम लोग लू हो ही ना, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि धूप में जैसे हम लोग जाएं तो काफ़ी पानी पी के जाएं और सिर पे तौलिया बांध के जाएं, आँखों पे चश्मा वगैरह पहनना चाहिए, गॉगल वगैरह। और अपने कहते हैं कि कई पुरानी कहावत है कि एक प्याज रखना चाहिए जेब में, वो भी कोई बुरा नहीं है, हम लोग अपनी सावधानी समझ के उसको रख सकते हैं अपनी जेब में। और इस प्रकार से यदि हम लोग सावधानी बरतें हैं तो बहुत अच्छे से बीमारी पे हम लोग काबू पा सकते हैं और बिना दवा के ही प्राकृतिक उपचारों से ठीक हो सकते हैं। मैं नागपुर से डॉक्टर श्रद्धा प्रशांत। आज मैं आपको गर्मियों में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें अतिसार पेट संबंधी जो बीमारी है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वातावरण में जैसे जैसे समय अनुसार बदलाव आता है, ठंडी से गर्मी की तरफ ज़्यादा बढ़ती है, उस समय पे हमारे शरीर में ये काफ़ी बदलाव महसूस होते हैं। इसमें सबसे मुख्य है कि पानी की कमी के कारण हमारे शरीर में अतिसार की बीमारी जिसमें मुख्य है। अतिसार यानी बार बार शौच की हाजत होना, बार बार प्यास लगना, उल्टियों का उद्रेक है, पेट दर्द है, जी मिचलाना, सर दर्द, इस प्रकार अनेक शिकायतें उत्पन्न होती हैं। इसमें पेशेंट पूरी तरह से सुस्त हो जाता है, उसमें थकावट है, बेचैनी है, कुछ काम न करने की इच्छा है। और अगर 2-3 दिन के बाद में भी अगर इस बीमारी का ऐसी जारी रहा तो इसमें पेशेंट काफ़ी खराब भी हो सकता है। इसलिए इस बीमारी को छोटी मोटी बीमारी न समझ के इस पर बहुत अच्छे से जल्दी से उपचार किया जाना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी प्रकार की दवा का उपयोग न करके हम केवल मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन पंच तत्वों का उपयोग करके बहुत अच्छे से पेशेंट को 1 से 2 दिन में ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन पंच तत्वों से ही बना हुआ है और पंच तत्वों से ही मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह स्थित शरीरा। पंच तत्वों से बने शरीर में जब ये पंच तत्व असंतुलित हो जाते हैं, क्योंकि आज हम मिट्टी का स्पर्श नहीं, पानी की कमी है, सूरज की रोशनी की कमी है, इस प्रकार से इन पंच तत्वों के असंतुलन के वजह से ही ये सारी बीमारियां पैदा होती है। और फिर से इन पंच तत्वों का प्रयोग करके हम आसानी से इन बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। तो इसी प्रकार जो अतिसार की बीमारी का जैसे मैंने चर्चा की है, तो इसमें मुख्यतः से पेशेंट को कुछ भी खाना नहीं पचता है, बार बार दिन में बार बार शौच की हाजत होना है, कुछ भी खाए तो तुरंत उल्टी का उद्रेक होना है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसमें किस प्रकार का सबसे पहले आहार लिया जाना चाहिए। तो आहार में पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई गरिष्ठ खाद्य नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे लिक्विड फॉर्म में यानी पतली ही कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी देर के बाद पिलानी चाहिए। जैसे सबसे पहले उसे नींबू शरबत का पानी है, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के और थोड़ा सा चीनी या फिर थोड़ा शहद है, वो मिला के एक आधे घंटे में पिलाना चाहिए, 2-2 चम्मच। और इसके बावजूद अतिसार में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि बेल का शरबत सबसे अच्छा मुख्य माना जाता है। बेल पका हुआ बेल को थोड़ा सा गूदा ले और थोड़ा सा पानी में भिगो के उसमें गुड़ और नींबू मिला के पेशेंट को अगर 2-2 चम्मच पिलाया जाए तो बहुत ही जल्दी मतलब पेशेंट को राहत मिलती है। और इसके बावजूद गन्ने का रस है, ये भी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर से छाछ, पतली गैया के दूध की जो मट्ठा होता है, ये अतिसार में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इस प्रकार से 2-3 दिनों तक हम पेशेंट को सावधानी रखें, उसे बहुत ज़्यादा कोई मानसिक या शारीरिक परिश्रम न करने दें, तो बच्चा हो या बूढ़ा या जैसे भी कोई भी उम्र का पेशेंट हो तो तुरंत ही राहत महसूस होता है। इसमें खास तौर से प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग एक उपचार देते हैं। इसमें एक गीला तौलिया लें, सूती कपड़ा जैसा लंबा सूती कपड़ा होता है, उसको ठंडे पानी के बर्फ़ के पानी में भिगो लें और बहुत अच्छे से निचोड़ लें। उसके बाद नीचे पेट का जो नीचे का भाग है, तलपेट जिसको बोलते हैं हम लोग उधर प्रदेश, उसको 2-4 ऐसा लपेट 2-4 के बाद में लपेट के उसको बंधे रहने दें, उसके ऊपर एक सूखा कपड़ा लपेट दें। इस उपचार की अवधि कम से कम आधी घंटा होती है, आधी से 1 घंटा तक। तो इस प्रकार रखे रहने से भोजन की जो अवचूषण क्रिया है, खाना पचने की जो क्रिया है, तेजी से होने लगती है
तो 2-3 घंटे में ही पेशेंट को खाना पचने लग जाता है और उससे उल्टियों का भी उद्रेक उसका समाप्त हो जाता है। इसके बावजूद उसे थोड़ी देर मिट्टी की पट्टी भी पेट पे ज़रूर रखना चाहिए। और अगर पेशेंट को बुखार या सर दर्द महसूस हो तो बार बार ठंडे पानी की पट्टी रखें सिर पे और शरीर को स्पंज करते रहें। बाकी उसे किसी प्रकार का भी कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अतिसार हो या फिर भोजन संबंधी और भी पाचन संबंधी कोई भी गड़बड़ी है, जैसे कब्ज की शिकायत है या फिर आंव की शिकायत है, इसमें भी ये सब काफ़ी उपचार बहुत ही गुणकारी साबित होते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट को भूख महसूस होती है कि कुछ खाना चाहिए, तो इसमें रोटी वगैरह इस प्रकार का खाना नहीं दें, बल्कि थोड़ा सा दलिया है, गेहूं को बारीक करके उसे थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लें, थोड़ा सा पालक वगैरह डाल के बॉईल करें और पेशेंट को 1-1, 2-2 चम्मच खिलाएं। या फिर मोटे चावल की, मूंग की दाल की थोड़ी खिचड़ी है, वो भी पेशेंट को हम लोग इसमें दे सकते हैं। इसके बावजूद पका हुआ केला है, पका हुआ केला ऐसे में बहुत फायदेमंद होता है। इस प्रकार से उसका खाना पीना प्राकृतिक चिकित्सा से अगर रखें हम लोग, तो पेशेंट बहुत ही जल्दी ठीक होता है। इसमें 1-2 चीज़ें भी है अतिसार के अंदर कि इसे हम लोग खिलाने पे, जैसे थोड़ा सा सौंफ, जैसे उसको थोड़ी सी सौंफ बारीक कूट के देना है उसे, या इलायची के दाने हैं वो थोड़ा सा कूट के थोड़ा छाछ में वगैरह मिला के दे, तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी जल्दी राहत महसूस होती है। पर ख़ास तौर से ये प्रयोग ध्यान रखें कि उसके शरीर में पानी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए पानी बार बार पिलाना है उसे, चाहे नींबू पानी हो, चाहे जूस हो, थोड़े छाछ का पानी है या शहद नींबू पानी है या फिर कोई सब्जियों का सूप आदि है, तो उसे बार बार पिलाना चाहिए। और इस प्रकार से 2 ही दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। पर न हो अतिसार, इसके लिए भी आप ध्यान रखिए। आमतौर पे ये सब चीज़ें बच्चों को ज़्यादा होती है, बार बार लैट्रिन लगना, ये करना। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बड़ों से ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा शिकायत देखी जाती है। इसका कारण ये है कि बच्चे आजकल जो बाहर का फास्ट फूड्स वगैरह जो चीज़ें खाते हैं, जिसमें चिप्स है, आइसक्रीम्स है, चॉकलेट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बच्चों को बहुत मन होता है कि गर्मी के दिनों में हम सारी चीज़ें खाएं, ये सब चीज़ें। लेकिन ये बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना पूरा सब जहरीले तत्व, रसायन इतने मौजूद होते हैं कि इससे शरीर की वो रेसिस्टेंस जो पावर है वो कमज़ोर होती जाती है और तुरंत ऐसे रोग आ गिरते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप सब इन चीज़ों से बचें, बच्चों को घर का खाना दें, सब चीज़ें जो भी बनाना है वो, और इन सब बीमारियों से बचे रहें। शूटिंग 2 किलो वजन कम कर दीजिए। नॉर्मल जैसा करते हो। प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत महत्वपूर्ण उपचार है मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत मड़बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार पद्धति है। मड़बात यानी मृत्तिका स्नान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इस स्नान को इस तरह से किया जाता है कि खेत की काली मिट्टी लेके उसको थोड़ा पानी में भिगोया जाता है 2 घंटा पहले, और उसे अच्छे से मथ के पेशेंट के, रोगी के पूरे शरीर पे लगाया जाता है। रोगी चाहे एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, गठिया, मोटापा या किसी भी प्रकार का कोई भी चर्म रोग हो, इस मिट्टी स्नान का प्रयोग उस शरीर पे किया जाता है। इस मिट्टी स्नान को करीब 1 घंटे तक रखा जाता है, पौन घंटे से 1 घंटे तक। शरीर पर ये मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है और जैसे जैसे त्वचा खींचने लगे तब पेशेंट को, रोगी को ठंडे पानी से नहला दिया जाता है। इसके बाद में रोगी बहुत ही रिलैक्स और स्फूर्त और ताजगी का महसूस करता है, क्योंकि मिट्टी पूरे शरीर से टॉक्सिक खींच लेती है। ओके। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी स्नान का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मिट्टी स्नान ही एक ऐसा उपचार विधि है जिसमें मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, 5 तत्व एक साथ आते हैं। क्योंकि हम इसे पानी में मिट्टी भिगोते हैं, धूप में खड़ा रह के हवा और आकाश में रोगी को मिट्टी लगाते हैं, इसलिए 5 तत्व एक साथ में आने से रोगी का पूरी तरह से कायाकल्प हो उठता है
लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि पेशेंट को, रोगी को बहुत ज़्यादा इसमें ठंड नहीं महसूस होना चाहिए। धूप अच्छे से अच्छे हो तभी इस मिट्टी स्नान का फ़ायदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिट्टी स्नान वैसे तो रोगी निरोगी दोनों ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपचार पद्धति है, क्योंकि इससे जिस तरह से हम लोग साबुन से नहाते हैं, साबुन तो ऊपर से प्रक्षालन करता है, लेकिन मिट्टी शरीर बाहर और अंदर दोनों ही गंदगी को खींच लाती है। इसलिए मिट्टी के लाभ तो अनमोल हैं। खास करके चर्म रोगी, सोराइसिस, एक्जिमा, श्वेतकुष्ठ, ल्यूकोडर्मा, मुहासे, घमौरियाँ और गर्मी में उत्पन्न होने वाली सभी जो त्वचा रोग है, इसमें मिट्टी का स्नान बहुत ही फायदेमंद होता है। और जिसको बीमारी नहीं भी है, ऐसे लोगों ने भी मिट्टी स्नान गर्मियों में 1 हफ्ते में 1 बार इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छी ताजगी का महसूस होता है। कभी कभी मिट्टी में हम लोग बीमारी के हिसाब से कुछ जड़ी बूटियों का रस मिला लेते हैं, जैसे एक्जिमा या सोराइसिस में इसमें नीम का रस, नीम की पत्तियों को कूट के उसका रस निकाल के इसमें मिलाया जाता है, या फिर नींबू का रस है, निर्गुंडी का रस है। इस प्रकार जड़ी बूटियों का रस मिला लेने से मिट्टी का लाभ और भी डबल गुना बढ़ जाता है। मिट्टी के स्नान के अलावा इसमें मिट्टी की पट्टी है, जैसे पेट पे मिट्टी पट्टी लगाना है, या गड्ढा खोद के भी कोई पैरालिसिस है, गठिया है, या कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसमें हम लोग इस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं कि जमीन में कोई गड्ढा खोद के उसमें मिट्टी भरी जाती है और उसमें भी मिट्टी को लिटा के मिट्टी स्नान से भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। इसके अलावा पेट पे मिट्टी पट्टी रखना है। पेट पे मिट्टी पट्टी रखने से कब्ज, अतिसार और जैसे कोलाइटिस है, संग्रहणी है, ऐसी जो भी बीमारियां हैं उसमें ठीक होती हैं। क्योंकि मिट्टी की सबसे बड़ी महिमा यह है, मिट्टी के गुण जो है कि गर्मी खींच के ठंडक प्रदान करना है, ये सबसे पहला गुण है मिट्टी का। दूसरा मिट्टी का गुण है कि शरीर के विजातीय तत्व, जिसको हम सरल भाषा में गंदगी कहते हैं, गंदगियों को घुलाना और घुला के बाहर खींच लेना, ये मिट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है। और तीसरा महत्वपूर्ण इसमें यह है कि शरीर को एक प्रकार से चुंबकीय शक्ति प्रदान करना, यानी एनर्जेटिक फील होता है। आप नंगे पैर थोड़ी देर घूम के देखिए जमीन पे मिट्टी के अंदर, तो आपके शरीर में, पूरे शरीर में ताजगी का महसूस होता है। यही कारण है कि आज प्रकृति में हम देखते हैं कि कोई भी प्राणी, चाहे गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, इनको किसी प्रकार की व्याधियां नहीं दिखती है, फिर आदमी ही इस अलग अलग रोग से ग्रस्त क्यों होता है? इसका कारण है कि जो प्रकृति में जो पशु प्राणी हैं हमेशा मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में विचरते हैं, मिट्टी में सोते हैं, इसीलिए उन्हें ये सारी बीमारियां नहीं होती है। लेकिन आदमी प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है और इसीलिए वो बीमार गिर रहा है। इसीलिए प्रकृति की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लौटना है और हमारे बच्चों को मिट्टी का महत्व समझाना है कि ताकि वो मिट्टी से रिश्ता रखे। क्योंकि प्रकृति माँ तो हमेशा ये सोचती है कि उसके जो बच्चे हैं कि हम मेरे गोद में खेलें। तो जो भी लोग मिट्टी की तरफ, मिट्टी के सानिध्य में रहते हैं, उन्हें हमेशा बीमारियों से अच्छी तरह से बचे रह सकते हैं और बीमारी होने पे भी मिट्टी के प्रयोग से बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं। जो महंगी से महंगी दवाएं जो बाहर रोगी को आराम नहीं पहुंचा सकती, वो सिर्फ मिट्टी पहुंचा सकती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर शोभा प्रशांत नागपुर से। मैं आज आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा का जो महत्वपूर्ण विषय है आहार चिकित्सा, विषय में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आहार यह स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आहार से ही शरीर का विकास होता है, शरीर का निर्माण होता है। आज हमारे शरीर में आवश्यक जो भी तत्व हैं आहार के, उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। आहार में मुख्य 6 तत्व होते हैं, जिसका बराबर समतोल रहने से ही शरीर स्वस्थ रहता है, वरना शरीर बीमार हो जाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन और फाइबर, ये 6 मुख्य तत्व होते हैं। इन 6 तत्वों का हमारे आहार में रोज की दिनचर्या में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आज जो खाना हम लोग खा रहे हैं, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का तो काफ़ी अंश देखा जा रहा है, लेकिन मिनरल्स,
विटामिन और फाइबर्स का बहुत कम अभाव देखा जा रहा है। इसी कारण से शरीर में रक्त संचलन में काफ़ी गड़बड़ियां हैं, शरीर में रोग हैं, बहुत तादाद में उपस्थित हो रहे हैं। प्रोटीन विटामिन, प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तथा फैट। इसका मतलब है रोटी, चावल, तेल, घी, इस सबको हम लोग इन 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। और बाकी मिनरल्स है, विटामिन और फाइबर, इनको हम फल सब्जियों में गृहीत पकड़ते हैं। तो आज हमारा जो खाना है, हमारे जो रक्त की व्यवस्था है वो 80% क्षार और 20% अम्ल पर निर्धारित की गई है। यानी 80% जो हमारा क्षार होना चाहिए, इसमें फल सब्जियां सब आती हैं। तो यानी हमारे खाने में फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि शरीर का संतुलन बराबर बना रहे। और 20% हमें रोटी, चावल, बाकी जो भी हम लोग चीज़ें खाते हैं वो खाना चाहिए। लेकिन आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि लोगों के आज भोजन में कि सुबह से जो हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी, पराठा, समोसा, कचौरी, इस प्रकार का खाना देखा जाता है। और फल सब्जियाँ हम लोग बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी खाने में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। फाइबर्स का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह शरीर में, आंतों में साफ सफाई का काम करता है। जब तक खाने में फाइबर्स नहीं रहेगा, हमारा पेट साफ नहीं होता है। आज जितनी भी डिसीज़ है, चाहे आप कोई भी डिसीज़ ले लीजिए, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो उसका रूट है, जो उसकी जड़ है, वो हमारा पेट न साफ होना है। और पेट न साफ होने से क्या होता है कि पूरे शरीर में जो गंदगी जमा रहती है, उसी से रक्त दूषित होकर नाना रोग उपस्थित होते हैं। इसीलिए आहार में जब हम लोग फल सब्जियां खाना चाहिए, लेकिन फल सब्जियों को भी हम किस प्रकार से खाना चाहिए, तो फलों को उसके छिलके सहित लेना है। जैसे हम लोग पालक की सब्जी खा रहे हैं, तो पालक को डंडियों के साथ में इस्तेमाल करना है, मेथी की सब्जी को डंडियों के साथ में इस्तेमाल करना है। इस प्रकार से ज़्यादा चोकर आपके पेट में जाना चाहिए। और इसी के साथ रोटी भी अगर हम खाते हैं, आज देखा जाता है कि जो भी रोटी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आज गृहिणियाँ ये देखती हैं कि रोटी का जो आटा है बहुत साफ सफ़ेद होना चाहिए, बहुत महीन पिसा हुआ होना चाहिए, ताकि रोटियां पतली पतली हों। लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि वो रोटी पतली जाके पेट में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज पैदा करती है। इस प्रकार से लेकिन कभी भी आप आटे को मोटा पिसवाएं और शरीर में समतोल बना रखें। आप ये सोचें कि हम लोग खाना आपके जीने के लिए है, बल्कि जीने के लिए हमें खाना नहीं है। खाने को आधा करो, पानी को दूना, कसरत तिगुना और हंसो चौगुना, तभी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। सामने काटो, सामने काटिए अभी। चलो हम लोग देख रहे हैं, ये कब से लग रहा है? ये अभी यहाँ पे कुछ 15-20 साल दुकान लगा है। 15-20 सालों से यहाँ दुकान लग रही है। आपकी शॉप कौन सी है? यहाँ सबसे ज़्यादा बुक कौन सी है? इंजीनियरिंग। यहाँ इंजीनियरिंग बुक भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, मेडिकल की भी सभी बुक अवेलेबल है, सिलेबस से लेके तो सब एजुकेशन। तो ये जो पुरानी बुक्स रहती है, स्टूडेंट यहाँ आपके पास लेके जाते हैं क्या? हाँ ना, उनकी पढ़ाई हो गई, उनकी पढ़ाई हो गई तो उन्होंने 100% में कर दिया, आप 50% से करेंगे और 70% में 50% हम देंगे। आपका नाम? पप्पू जी, आपने बुक पकड़ के रखी है, कितने की होगी? ये किसकी क्यों कितनी की? और पहले आप कितने कर देते हैं? हम किराए को कितने बताएंगे, वो आपको 30-40 रुपये बोलते हैं, तो हम 40 यानी 10 रुपये कम करना ही पड़ता है। एक ही भाव पे बिना बार्गेन के लोग सामान नहीं खरीदते हैं। जो कुछ जैसे भी कर लो।
कितने साल? 25 साल से। आपकी एज है 25 साल? अच्छा, आपके पुराने पेरेंट्स लगाते थे उससे पहले? अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा बुक्स कौन सी रखती है? जनरल नॉलेज? अच्छा, 12वीं हायर सेकेंडरी की बुक्स आपके पास ज़्यादा और सभी बुक्स आपके पास जो दिख रही हैं। और सबसे ज़्यादा सीजन किस सीजन में आपकी बुक्स जुलाई अगस्त जब स्कूल चालू होते हैं?